नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से एक बार फिर बड़े स्तर पर मौतें हुई हैं और मुरैना का जो जौरा इलाका है वहाँ की ये घटना है जहाँ लगभग 11 लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए हैं और कुछ अभी गंभीर हालत में हैं। ये घटना पूरे शासन प्रशासन को झकझोरने वाली है और ऐसे में तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना हो जाती है जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन की घटना, जहां पहले 16 लोग जहरीली शराब से मारे गए थे, उसके बाद बड़े आक्रामक तेवरों में थे। उन्होंने वहां के एसपी को भी हटाया था और ये कहा था कि आइंदा से ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी आबकारी विभाग में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो रीति है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की है। उन्हें जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। कम से कम इस घटना से तो ये साबित हो गया। इस घटना को लेकर कांग्रेस आक्रामक है और वो बीजेपी पर भी हमला बोल रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोल रही है। साथ में ये भी कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी अपने ही मूड में है, वो किसी की नहीं सुन रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय बात में करूं सपाक्स की, तो सपाक्स से वरिष्ठ नेता हैं हरिओम गुप्ता जी, सपाक्स का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और पूर्व नौकरशाह के रूप में हमने बुलाया है आज़ाद सिंह डबास जी को, रिटायर्ड IAS अफसर हैं और वो हमें बताएंगे कि ये जो घटना हुई है उसके लिए कौन वाकई में दोषी है। तो सबसे पहला सवाल गुप्ता जी आपसे, आप चूँकि ग्वालियर चंबल संभाग को नज़दीक से जानते हैं, आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो ये जो घटना हुई है किसकी लापरवाही का परिणाम है और इसमें शासन प्रशासन की क्या भूमिका रही? देखिए, सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। आबकारी विभाग जिसका मुख्यालय ग्वालियर में है, जहाँ एक्साइज कमिश्नर बैठता है, और अभी 4 महीने पहले जो उज्जैन की घटना में 16 लोग मारे गए थे, तब आपने ये ठीकरा फोड़ दिया था कि साहब पुलिस के लोग इन्वॉल्व थे और सिपाही कच्ची शराब बिकवाते थे, और 2-4 सिपाहियों को बंद कर दिया, 2-4 पर कार्रवाई करी, एसपी को हटा दिया। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में आप पता लगा लें, ग्रास रूट लेवल पर जो जिला अधिकारी हैं और जो उनके उड़न दस्ते हैं और संभागीय जो मुख्यालय के अधिकारी हैं, वो कितने वर्षों से और रैकेट के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब इस समय अगर कोई सबसे बड़ा रैकेट प्रदेश में काम कर रहा है तो वो आरटीओ से भी बड़ा रैकेट एक्साइज का रैकेट है। और एक्साइज के जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो एक समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नजदीक के उप सचिव हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो है सरकार का, और सरकार बातें बहुत बड़ी कर सकती है। राजनीतिक रूप से वो ये प्रदर्शित करना चाहता है नेतृत्व कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष, ईमानदार और बहुत सख्त अनुशासन प्रिय मुख्यमंत्री हूं और ये कार्रवाई करूंगा और ये कार्रवाई करूंगा। देखिए, संदेश देना या भाषण देना एक अलग बात है, लेकिन आपका संदेश, आपकी कार्रवाई, आपकी सख्त प्रणाली का जब तक लोअर लेवल पर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जहां वास्तव में आम जनता किस तरह पिसती है। अब कच्ची शराब कैसे बिकी? निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं लोकल ठेकेदार इन्वॉल्व है। एक तो आपने शराब की दरों पर इतनी दरें बढ़ा दी है, इतनी सारी एक्साइज ड्यूटी कर दी है, और उसमें वो स्वयं ठेकेदार और जो एक्साइज का अमला है वो इन्वॉल्व रहता है ये सारी शराबें बिकवाने में। और व्यक्ति की जो आदतें हैं वो आदतें छूटती नहीं है। अब उसमें कि साहब उन्होंने कच्ची शराब खरीदी, एक साथ इतनी सारी कैजुअलिटी होना, जहां शराब का मुक्त व्यापार हो, जगह जगह दुकानें हो। इसी भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने जब शराब की दुकानों की संख्या और बढ़ाने के बारे में बात की थी तो उन 15 महीनों में खूब विवाद किया था। तो आप उससे जब इतना बड़ा रेवेन्यू ले रहे हैं तो आप जनता की सुरक्षा का भी ध्यान रखना ये सरकार का एक लोकतांत्रिक कदम है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या अन्य मैसेज के द्वारा जो संदेश देना चाहते हैं जिले स्तर पर, जिला प्रशासन पर, वो क्या वास्तव में डिलीवर हो रहा है? आप कह रहे हैं, जैसे एक अभी उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर को बताया कि वहां कचरा फैला दिया, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक इनपुट था। लेकिन इस तरह की घटनाएं होना एक बहुत शर्म की बात है। सपाक्स पार्टी इसका घोर भर्त्सना करती है और मांग करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो इसमें साजिशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, चाहे वो शराब के ठेकेदार हो, चाहे आबकारी विभाग के आदमी हो, चाहे पुलिस की लापरवाही हो, उन सब पर
त्वरित सख्त कार्रवाई हो और वास्तव में जो पीने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके साथ हमदर्दी बरती जाए, क्योंकि निश्चित रूप से ये जो शराब मिली होगी उसमें उस ठेके वाले को भी मालूम होगा, जो उस एरिया के लोग पीने वाले रहते हैं वो रेगुलर उन ठेकों से शराब खरीदते हैं। जब वहां से शराब नहीं बिकी और दूसरी जगह से शराब गई, उसका उतने दिन का कोटा कम बिका होगा, वहां से ड्यूटी कम आई होगी। तो ये सारी बहुत तथ्यपरक चीजें हैं जिन पर देखना चाहिए। और एक्साइज में तो ऐसे ऐसे धुरंधर लोग हैं जो एक इंदौर के जिन अधिकारी को हटाया था कांग्रेस के समय, बीजेपी ने फिर उन्हें उसी तरह पावर में ला दिया। भोपाल का अगर आप जानना चाहें तो यहाँ भी 10-10, 12-12 साल से लोग काम कर रहे हैं और दिखाने के लिए साहब हम बहुत चाम चुरुस्त हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के हित में इस बार वास्तविक रूप से जो कार्रवाई हो सकती है उसको देखना चाहिए और बल्कि उनको खुद या आबकारी मंत्री को जाना चाहिए, वहां गंभीरता से इस तरह की चुनौती क्यों आई है इसको देखना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा डबा साहब, आप अफसर भी रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्रों में अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो जाती हैं। 1-2 हो तो समझ में आती है। उज्जैन में 16 लोगों की मौत हुई, मुख्यमंत्री जी का दिल भी दहल गया, उन्होंने तत्काल एसपी को हटा दिया। अब मुरैना की घटना हो गई है तो सबके सब मौन साधे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश के जो भी 60-62 विभाग हैं वो सब में करप्शन, भरपूर करप्शन है, लेकिन एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग ये ऐसे विभाग हैं जिसमें करप्शन की इंतहा हो रही है। और आप देखिएगा कि इनमें जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगाया जाता है, एक्साइज कमिश्नर लगाया जाता है या माइनिंग में नियुक्तियां होती हैं तो किस तरह से मोल भाव होता है जग जाहिर है। जो सिस्टम को समझते हैं उनको सबको मालूम है क्या हो रहा है। अभी अभी एक विभाग बटा ट्रांसपोर्ट, उस पर कितनी रस्साकसी हुई, नहीं ये तो हम ही लेंगे। क्यों लेंगे, ऐसा क्या है? क्योंकि उसमें ये सब है। एक्साइज भी वही कहानी है। क्योंकि आप एक संस्था भी चला रहे हैं जो अगेंस्ट द करप्शन है, और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस घटना में, मुरैना की घटना में किसका दोष आप मानते हैं? पुलिस का है या आबकारी का है, जिले के कलेक्टर का है, किसका? नहीं, देखिए, अगर घटनाएं रिपीट हो रही हैं तो मैं तो चीफ मिनिस्टर को मानूंगा इसके लिए। भाई आप कर क्या रहे हैं? आपका वही, मुझे नहीं लगता कि एक्साइज कमिश्नर बदला गया है। उन्होंने बड़ी ईमानदार किस्म की अधिकारी, वो ईमानदार कुछ भी कहते रहे, उनकी ईमानदारी जग जाहिर है। सुन तो लीजिए, दीपाली रस्तोगी हैं, IAS अफसर हैं, बहुत बड़ी ईमानदार हैं, हालांकि भ्रष्टाचारियों को ही पनाह देती हैं वो, पर उन्होंने ईमानदार प्रमुख सचिव बना रखा है और क्या कर लें। प्रमुख सचिव का अलग रोल है। वो जो एक्साइज कमिश्नर हैं जो इंदौर में बैठते हैं, कहानी वहां से है। और सारा जब लेन देन आप सीधे कर रहे हैं, सीधे हो रहा है, किसी को आप मूर्ख नहीं बना सकते। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो एक IFS अफसर रह चुके हैं, विभाग की जो प्रमुख सचिव होती हैं, क्या उनके संज्ञान में नहीं होगा कि उनका कमिश्नर क्या कर रहा है, जिले के आबकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों की तरफ से वो अनभिज्ञ हैं या वो भी उसमें मिली हुई है? नहीं, 100% जानकारी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये इनकॉम्पिटेंसी कहलाई जाएगी प्रमुख सचिव की। नहीं, पर उन्होंने, आपको याद होगा, एक अंग्रेजी अखबार में भी उन्होंने अपना लेख लिखा था कि कुछ IAS अफसर बड़े ईमानदार बनते हैं और पूरी नौकरी ऐसी हो जाती है और बड़ा घमंड होता है उनको, वो फील्ड में जाके देखते नहीं हैं। तो क्या ये भी नहीं देख रहे दीपाली रस्तोगी भी? इससे तो यही सिद्ध हो रहा है। इनके समय में 4 महीने के अंतराल पे दूसरी घटना हुई है। और जैसा कि अभी हमारे साथी बता रहे थे गुप्ता जी कि ये कहानी कहाँ से आ रही है। भाई आपने रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए क्योंकि आपको उसको रेवेन्यू अर्न करना है। अभी हम मूल तौर पर दोषियों की बात कर रहे हैं। दोषी तो मैंने बताया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल तो चलिए अपनी जगह है, पर क्या ये लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं? वल्लभ बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। ये प्रमुख सचिव, बिल्कुल हैं, कमिश्नर, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इनकी 100% जिम्मेवारी है। उनको कम से कम उनको पद से तो हटा ही देना चाहिए जब घटना रिपीट हो रही है इतने शॉर्ट इंटरवल पे। और रिपीट क्या हो रही है, अब आप देख लीजिए, एक पराक्रम सिंह करके एक एक्साइज अफसर होते थे।
अब इस प्रदेश की हालत देख लीजिए, बीच में कांग्रेस की सरकार भी चलेगी, 15 महीने रही थी, 2.5 साल दिए उन्होंने, उनके खिलाफ एक बड़ा रेड कर इरेगुलरिटी आई थी करोड़ों की, 2.5 साल में वो लोकायुक्त को उनको अनुमति दी गई अभी आजकल में ही। वो एक्साइज का ही अफसर था। एक और है, संजीव दुबे का भी नाम ले लीजिए। वो नहीं, वो आपने नाम नहीं लिया, उसी का इशारा था। नहीं लीजिए ना, ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं, संजीव दुबे का केस भी कोई पुराना थोड़ी है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब उस व्यक्ति ने 40 करोड़ का 44 करोड़ शायद हमने पढ़ा, चलिए 44, मैं ये पूछ रहा हूँ 40 करोड़ का घोटाला किया, तो ये जो प्रमुख सचिव हैं दीपाली रस्तोगी, इनके लिए वो नगीना है या बहुत ईमानदार है, क्या है वो जानबूझ के इसको बचा रही हैं? नहीं, इससे तो यही, और मुख्यमंत्री तो चलिए बचा रहे होंगे, इससे ये तो भी बचा रही हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है, अगर करप्ट अफसर्स को सील्ड किया जा रहा है तो प्रमुख सचिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी उनको मुक्ति मिल सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एचओडी और प्रमुख सचिव ये 2 की फंक्शनरीज हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। उज्जैन की घटना हुई तब हमने इस पर डिस्कस किया था, आप भी थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है कि शराब बेचना, उसको बनवाना, ये सारा काम आबकारी का है, तो जो आबकारी का विभाग है, क्या ये इसमें यही चल पड़ा है कि बस अपन तो कमाओ और निकल जाओ, जनता मरे तो मरती रहे? इसमें हो क्या रहा है पंडित जी, एक्साइज डिपार्टमेंट जिले में डायरेक्ट कलेक्टर के कंट्रोल में चलता है, ठीक है। अब जब कलेक्टर अगर बेनिफिशियरी हो रहे हैं उस लूट के, तो वो नियंत्रण नहीं होगा, यही हो रहा है। उज्जैन में एसपी को हटा दिया गया पर कलेक्टर को नहीं हटाया। एसपी का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, एसपी भी इसके एनफोर्समेंट में आता है, लेकिन जिले का जो महीना लेने में कलेक्टर का रोल रहता है। आगे आज की तारीख में तो ऐसा ही लगता है कि ज्यादातर कलेक्टर्स बिल्कुल इसी मसले पे आ गए हैं। और मुझे तो हैरत होती है कि जो नए आईएएस अफसर आ रहे हैं वो इतने भ्रष्ट और महाभ्रष्ट होते जा रहे हैं कि मतलब वो अपनी स्टार्टिंग जिसको कहें नौकरी की, उसी में ही पहले से ही भ्रष्टाचार तय कर रहे हैं कि यहाँ से इतना कमीशन आ जाए, यहाँ से इतना कमीशन आ जाए। आपका जो संगठन है क्या इस बारे में कोई डेटा इकट्ठा कर रहा है कि ये जो नए आईएएस अफसर आ रहे हैं ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे ढंग से? जब देखो मीटिंग के नाम पे इधर उधर मटकते रहेंगे और जनता से मिलेंगे नहीं, और ये घटनाएं हो ही रही हैं, आप देख रहे हैं, कहीं कोई मर रहा, कहीं कोई मर रहा, उन्हें चिंता ही नहीं किसी की, पैसा कमाने में लगे हैं। आईएएस का मतलब यही हो गया है कि बस आप तो ले आओ, आप जितना भी है कमाओ। देखिए तिवारी जी, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मुझे हो गए यहाँ 34-35 साल मध्य प्रदेश में, 2000 से पहले जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी उसके हिसाब से कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का लेन देन कोई इक्का दुक्का चोरी छुपे होता होगा तो हो गया होगा। पोस्ट 2000 क्या है, इनमें बोली लगने लग गई है, और वो जो जब अरेंजमेंट के तहत कलेक्टर और एसपी जा रहे हैं तो उसका नतीजा इस तरह की घटनाएं आएंगी ही। और ये जो प्रमुख सचिव हैं ये इसमें इनको भी हिस्सा पहुंच रहा है क्या? पहुंच ही रहा होगा, अदरवाइज प्रमुख सचिव स्टैंड तो लें, या कल रिपोर्ट आया कि मैंने तो ये एक्शन लिया, मैंने ये सजेस्ट किया, वो एक नोट शीट तो बनाएं और उसको पब्लिक करें। बहुत भाई लेख लिखना, किसी उस पर लेख लिखना, हाँ, गाल बजाना तो कोई नहीं कर सकता, सही बात अलग विषय है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी संस्था भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, तो ये ऐसे लोगों का आप लोग लिस्टिंग क्यों नहीं करते कि पहले उज्जैन में 16 मर गए, अब मुरैना में 11 मर गए, तो अभी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, ना तो वो अपना बयान दे रही हैं कि और ना कार्रवाई कर रही हैं, ऐसे बैठी हुई हैं कि इनकी जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ऐसे अफसरों के खिलाफ आप मुहिम क्यों नहीं चलाते? नहीं, बिल्कुल मुहिम, अभी हम जरा शुरुआती दौर में हैं, बीच में दुर्भाग्य से मैं पार्टी में चला गया था, उससे थोड़ा सा इस पे विपरीत प्रभाव पड़ा है। अब हम रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं और आप चलिए बढ़िया बात है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा गुप्ता जी, आपकी पार्टी तो नई है, ऐसे भ्रष्ट किस्म के अधिकारी जो चोरी छुपे या जिसको कहें कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका संसदीय क्षेत्र है ये मुरैना, और अगर वहाँ ऐसी घटना हो रही है तो ये केंद्र को या बीजेपी को रिपोर्ट जा रही है कि नहीं कि ऐसे महाभ्रष्ट किस्म के कलेक्टर, ऐसे आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव, ऐसे आबकारी विभाग के बाकी अधिकारी और इनको बिठा रखा है, उनके जरिए कमाई चल रही है? देखिए, ये चूंकि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो,
जो जिस तरीके से प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक लाभ हानि के लिए इन लोगों ने दलों ने अपने हिसाब से जोड़ा है, उसका सपाक्स पार्टी ने विरोध किया। समय समय पर ज्ञापन हम देते हैं और विरोध भी करते हैं। और जहाँ तक ये जो घटना है, मुरैना की जो घटना है, ये ग्वालियर चंबल अंचल में रोज कुछ ना कुछ मिलावट की रोज घटना है। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी नई है जी, क्या वो इस घटना को लेकर अभी तक हमने तो उज्जैन की घटना पर भी बहुत विरोध प्रकट किया था और जो वास्तव में एक्साइज के अधिकारी उन पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर एक्साइज के संबंधित किसी अधिकारी को एससीएन तक जारी नहीं हुआ। वहाँ डिविजनल जो फ्लाइंग स्क्वाड है, कहाँ से करेंगे जब 44 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोपी संजीव दुबे यहाँ बैठा हुआ है, वो कह रहा है अपने फोन रिकॉर्डिंग में कि मंत्री को मैं 10 लाख रुपए देता हूं महीने के। आप बताइए, वो मंत्री भी चुप हो गया। राज्यवर्धन दत्ती गांव कैबिनेट मंत्री शिवराज जी के, वो ही बोल रहे थे। शासन में जब वो इन्वॉल्व है, अब उसी का ये सारा परिणाम खामियाजा है। नहीं तो ये सारी रिपोर्ट आप कम से कम संघ को या बीजेपी को भिजवाइए तो सही कि साहब आपकी पार्टी के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से इसको ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और 11 लोगों की मौत हुई है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या नरेंद्र तोमर जी को ये आपने बताया कि भाई साहब ये हो रहा है, आप तो उस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, वो आपका अंचल है और वहाँ आपकी पार्टी मजबूत भी है, तो ये बड़ा मुद्दा है, इसको क्यों नहीं उठाते आप? बिल्कुल उठाएंगे और हम हमारे लोग हो गए सक्रिय। अभी कल ही हमारी बात, आज जब सुबह ये घटना घटी है उसके बाद हमने अपने जिलाध्यक्ष को सक्रिय किया है वहाँ। और इसके अलावा भी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वहाँ जो मिलावट की है उनके बारे में भी रिपोर्ट करके हम हमारी पार्टी सक्रिय रहती है। नहीं, पर अभी मूल रूप से ये इसलिए बड़ी हो जाती है कि उज्जैन के बाद ये लगातार दूसरी घटना। वही मेरा निवेदन किया कि एक्साइज कमिश्नर ग्वालियर में बैठता है, वो विजिट करने तक नहीं गया। आप ये देखिए, ग्वालियर उसका मुख्यालय है और उसने वहाँ के किसी अधिकारी के प्रति अभी तक अभी सरकार ने थानेदार को सस्पेंड किया। अरे भाई, थानेदार की तो सेकेंडरी ड्यूटी है, पहली ये ड्यूटी है कि किस आबकारी निरीक्षक, किस आबकारी अधिकारी के क्षेत्र में ये घटना हुई और वहां उस घटना के अंतर्गत उस एरिया में पहले कितनी फ्लो था शराब का और अब बीच में पिछले कुछ दिनों से कम क्यों हुआ और ये नकली शराब कैसे बिक रही थी। तो ये सारी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की है और सपाक्स पार्टी विभागीय अधिकारियों के प्रति कार्रवाई हेतु पहले भी ज्ञापन दे चुकी है। भोपाल जिले में जो अधिकारी हैं, एक मिस्टर चौबे पहले यहाँ जिला आबकारी अधिकारी रहे, पर ये डिप्टी कमिश्नर रहे, अब आजकल फ्लाइंग में है और कई ऐसे अधिकारी 10-10, 12-12, 15-15 वर्षों से यहीं पदस्थ हैं। ऐसे ही इंदौर जिले का हाल है। तो ये दूसरा एक्साइज महीना बना हुआ है कुल मिला के, आप ये बताइए। तो अभी ईडी जिसकी जांच कर रही है उसमें सेकंड नंबर पर जो पैसा नहीं, पर मेरा कहना ये है कि अगर ये लोग महीना बना हुआ है इनका, तो आप इनको एक्सपोज करिए ना कि साहब ये राजनीतिक दल है, इसको ये इतना पैसा देते हैं। जैसा कि एक फोन रिकॉर्डिंग आई थी उसमें खुद मंत्री जी का, पहले उस समय विधायक थे, तो वो भी उसमें बात कर रहा है, वो संजीव दुबे उनके बारे में। हालांकि वो बाद में उन्होंने ये कह दिया साहब ये हमारा ऑडियो वीडियो नहीं है तो उसमें खात्मा लगा के, और आपको बताना चाहिए था प्रेस को, पब्लिक को, आप कुछ नहीं बता रहे। संजीव दुबे की स्थिति ये थी कि पहले बीजेपी के प्यारे थे, 15 महीनों में कांग्रेस के भी प्यारे हो गए और अब दोबारा इस सरकार में दोबारा सशक्त हो गए। तो अब वो क्या है कि नहीं, तो ये जो 44 करोड़ का उसने अगर घोटाला किया तो सपाक्स ने उसके खिलाफ क्या कुछ दिया ज्ञापन? अब हम दोबारा इन सारे मुद्दों को लेके दोबारा विस्तृत रूप से हम एक जन आंदोलन के रूप में जनता के बीच में जाएंगे और खासकर जो अपने आप को संस्कार वाली पार्टी मानती है, हम इनका जो थिंक टैंक है, आरएसएस के भी जो हमारे प्रमुख लोग हैं, इस बार हम उनको भी ये वस्तु स्थिति बताएंगे कि सिर्फ चिल्लाने से, नारा देने से, गाड़ देने से, टांग देने से सरकारें नहीं चलती हैं। वास्तव में प्रशासन ऐसा होना चाहिए जिसमें आदमी को दिखे कि हाँ सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। यदि किसी ने बेईमानी की है तो उसमें सार्वजनिक रूप से तत्काल कार्रवाई हो। अब छोटा मोटा गरीब एक छोटा मोटा कर्मचारी पकड़ लेता है, 10-5 दिन में लोकायुक्त या ईडी कार्रवाई कर देता है, उसकी पब्लिसिटी हो जाती है और मुख्यमंत्री जी अपनी वीसी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कह देते हैं हम टांग देंगे, छोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो उसका कहीं कोई असर लोअर लेवल पर नहीं जा रहा है। जब तक ये मंत्री, देश के इतने मंत्री हैं, ये कभी किसी जिले में जाके इन्होंने डिलीवरी सिस्टम देखा? ठीक है आजाद जी, ठीक है आजाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से खूब कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं, बताते भी हैं कि कर्मकांड नहीं चलेगा, 8-8 घंटे मंत्रालय में बैठे हैं, सारे कलेक्टर बैठकों में बैठे हैं, कमिश्नर बैठे, जिसे देखो मीटिंग में बैठा हुआ है,
इसके बाद भी निचले स्तर पर काम नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ आपको लैक्यूना नज़र आता है, कहाँ पर गड़बड़ी नज़र आती है? ये ऊपर ही मिलावट हो रही है। टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जब तक अपने एक्शंस में, डीड्स में ऑनेस्ट नहीं होंगे, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, तब तक पोस्टिंग्स ऐसे ही होंगी, लेन देन के आधार पे होंगी और हिस्सा पत्ती चलता रहेगा। पीछे भी चलता रहा है, आज भी चल रहा है। जब हम वहाँ से ऐसे विभागों से जब हम पैसे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मोटा मोटा भ्रष्टाचार दिख रहा है सामने, तो आपकी संस्था भी जैसे अगेंस्ट द करप्शन जो आप कर रहे हैं, फाइट अगेंस्ट द करप्शन, तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसी कोई डेटा बनाया है कि ये मध्य प्रदेश के ये IAS अफसर हैं, ये IPS अफसर हैं जिन्होंने इतना घोटाला किया है और इसके बाद भी जो है वो सरकार के नाक के बाल बने हुए? हम लगातार लिखते रहे हैं, पर सवाल ये है तिवारी जी, अब ये जो इस तरह का करप्शन जिस तरह का फैल गया ना, उसके लिए बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने की ज़रूरत आन पड़ी है। ये किसी एक आध संगठन के बूते की बात नहीं रही, अब तो लाइक माइंडेड लोगों को साथ में आना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि अगर कोई चीज़ दिख रही तो आप डेटा जारी कर दीजिए, इससे जनता को तो पता रहेगा कि हाँ, और उनको भी पता चलेगा, मुख्यमंत्री जी को भी, कि हाँ भाई इतने लोग जो हैं वो महाभ्रष्ट की श्रेणी में हैं, अब मैं इनका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी तो ये हो रहा है कि वही मनीष रस्तोगी, वही दीपाली रस्तोगी, सबसे ईमानदार भी वही और सबसे भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाले भी वही। पीछे 6-8 महीने पहले या साल भर हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकायदा वल्लभ भवन में एक 8-10 पेज की चिट्ठी सर्कुलेट हुई है। उसमें अनेक IAS अधिकारियों के करप्शन का जिक्र है। हमने उस चिट्ठी को लगा के मुख्यमंत्री जी को भेजा कि कुछ देखिए इसमें कराइए, नामजद है उसमें, लेकिन कुछ होता ही नहीं। उसको वो जो नहीं, हम तो आप लिखते कोर्ट हैं, में लगा दीजिए ना, लगाएंगे, यहाँ लोकल कोर्ट है उसमें लगा दीजिए, तो कम से कम जनता के उसमें तो आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में भी आएगा। अभी कोर्ट्स की फंक्शनिंग, थोड़ा सा फिजिकल फंक्शनिंग होने लग जाए। अब एक रिसोर्ट अब यही दिख रहा है कि अब इन मसलों को लेके कोर्ट में ही जाया जाए। थोड़ी बहुत उम्मीद, बहुत ज़्यादा उम्मीद तो वहाँ से भी नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद ज़रूर जुडिशरी अभी भी जगाती है, तो उसका भी हम उस कोर्स को भी रिसोर्ट करेंगे। बिल्कुल। यहाँ गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी घटना हुई, पहले 16 लोग मारे गए, अब 11 लोग मारे गए, और ये 3-4 महीने के अंतराल में 2 घटनाएं हो गई हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या आपने अभी राज्यपाल को या मुख्य सचिव को या मुख्यमंत्री जी को कुछ दिया ज्ञापन वगैरह कि भाई आज की घटना पर हमारा ज्ञापन कल जाएगा। कल हम मुख्यमंत्री जी को भी देंगे, राज्यपाल को भी देंगे और ऊपर दिल्ली भी भेजेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही करेंगे कि इसकी जुडिशियरी इंक्वायरी की जाए। हमारा ये है कि जो भी दोनों घटनाएं हुई है उज्जैन की, और इनमें टाइम बाउंड कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए, कोई भी जांच की जो प्रक्रिया रहती है, अब जांच व्यापम की जांच अभी तक चल रही है, आज तक कार्रवाई नहीं हो रही। अब वो कभी चालान पेश हो रहे हैं, उनमें क्या स्थिति होगी? अभी आपने ईडी ने इतना बड़ा निकाला और उसमें उसके साथ ही वो ई टेंडरिंग का भी जोड़ दिया है। अब वो ई टेंडरिंग को बचाने के लिए ईडी ने काम किया है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ई टेंडरिंग में मैं ये जानना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक, अगर ये 2 घटनाएं बड़ी हुई जिसमें लगभग अब जो आंकड़े आ गए हैं उस हिसाब पर 30 लोग मारे गए, और ये 30 जिंदगियां अगर गई हैं, तो स्पेसिफिक जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि ये आबकारी समय सीमा में जांच होना चाहिए और इसमें जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की सपाक्स पार्टी बिल्कुल विरोध करती है। इसमें किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को या स्टैंडिंग डीजे के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर, और महीने 2 महीने के अंदर ही, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसमें नहीं, पर पहले भी ऐसा आश्रम देख चुके हैं, आपने देखा होगा, तमाम आयोग बने, एक भी किसी IAS IPS के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है। आपने देखा होगा धाराजी कांड, 100 लोग बह गए, उनने का पता नहीं कहाँ बह गए, हमें नहीं मालूम। देखिए, अब आप रतनगढ़ मेला, मैं आपको उदाहरण इसलिए गिना रहा हूँ कि निश्चित रूप से जांच हुई, रिपोर्ट भी आई, पर कुछ हुआ ही नहीं। सरकार को चलाने वाले कौन है? ऊपर से दिखाने के लिए नेता लोग हैं, लेकिन वास्तव में तो ये फ्रैंकली IAS अफसर ही चलाते हैं। अभी इन्होंने सर्कुलर जारी किया पिछले महीने कि लोकायुक्त तो आर्थिक अपराध के किसी भी प्रकरण में
बगैर विभाग की जीएडी की अनुमति के कार्रवाई नहीं होगी और चुपचाप एक संशोधन कर दिया, उस नियमों में 17A संशोधन जोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को और इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए, अपने प्रति लाभान्वित करने के लिए ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। ठीक तो बात इसका है। भी समाज पार्टी विरोध करती है। और जो बल्लभवन स्तर पर लोग हैं, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो इस राज्य में कभी जनता का राज नहीं आएगा। ये सिर्फ दिखाने की बात है। ठीक बात है। और हो यही रहा है, राजनीतिज्ञ हों या बड़े पदों पर बैठे अफसर हों, वो ना तो अपने सबॉर्डिनेट को ये बता रहे हैं कि कैसे काम करना है। मुख्यमंत्री जी निरंतर वीसी ले रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, परंतु उनका असर कितना दिख रहा है ये उज्जैन की घटना के बाद मुरैना की जहरीली शराब कांड ने बता दिया है। और ये भी बता दिया है कि आबकारी विभाग में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, जिसे शायद वे अभी तो नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे मजबूरी क्या है, क्यों ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह दी जा रही है जो 10-10 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। और दूसरी बात ये भी कि जब लोग मर रहे हैं तब पुलिस पर कार्रवाई हो रही है और बाकी विभाग के लोगों को छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ भी सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं और आशा की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान भी देंगे, साथ साथ बीजेपी ध्यान दे, क्योंकि ये एक बड़ा इशू बन गया है जो आने वाले समय में कम से कम कांग्रेस के लिए तो एक मुद्दा है ही। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।